Today we shall see a very interesting aspect of current. आप जानते हो how electricity is used? I'm not talking about electronic devices. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कितने फॉर्म में यूज करते हैं? एक हुआ हीट, दूसरा हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट। आप बोलोगे लाइट भी तो होता है, वो हीट का ही एक फॉर्म है लाइट। हीट एट डिफरेंट टेम्परेचर विल एमिट डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशन। वेन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आप लोग पढ़े होंगे, तो अकॉर्डिंगली लाइट डिफरेंट कलर का आता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बेसिकली यूज होता है, दो फॉर्म में यूज होता है। एक होता है वी आर यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बाकी केमिकल इफेक्ट वगैरह था, वो सब तो निकल गया अभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये काफ़ी पुराना है डेवलपमेंट, 16th सेंचुरी में निकला था। करंट नेटवर्क की कंसेप्ट तो 500 BC से निकला था। 500 BC में करंट नेटवर्क का कंसेप्ट निकला। हमारे एक ऋषि थे, इनका नाम था अगस्त ऋषि। ही हैज कंपाइल्ड ए बुक, इसमें लिखा है अगस्त संहिता करके। संहिता मतलब ए बुक विच इज कंपाइल्ड, मतलब ही क्लेम्स दैट इट इज नॉट रिटन बाय मी। ये नॉलेज मेरे पास पहले बाहर से दूसरी जगह से आया, मतलब रियल सोर्स इज नॉट नोन। तो वो जो अगस्त संहिता है उसमें बताया गया हाउ टू मेक ए बैटरी। एक अर्दन पॉट लो, उसमें कुछ लाइम वाटर लो, उसमें कुछ चारकोल डालो, कुछ कॉपर डस्ट डालो, ऐसे करके वो अपना पूरा मैकेनिज्म बनाए। पहला बैटरी जो बनाए थे वो 1.32 वोल्ट का था वो बैटरी। मतलब कहने का मतलब है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट काफ़ी पुराना है। 16th सेंचुरी में हम लोग कूलम्ब्स लॉ वगैरह देखे और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। मैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1850 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले से करंट नेटवर्क के बारे में मालूम था, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मालूम था। अब नया चीज़ हमारे सामने आया तो हम एनालॉगसली सारे चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे मान लो कोई आपको एक नया सा फ्रूट मिलेगा। अब इतने सारे फ्रूट्स खाए हो, कोई नया सा फ्रूट आया जिसको आप कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं जाने थे। अब उसको तोड़े खाने के लिए तो उसके अंदर से ब्लैक कलर का डार्क कुछ चीज़ें निकले छोटे छोटे। आप कहोगे दे आर द सीड्स, क्योंकि सारे फ्रूट्स में ऐसे होता है। कहने का मतलब है योर प्रीवियस एक्सपीरियंस हेल्प्स यू टू डिस्कवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूली अराइव्ड फ्रूट। सिमिलरली मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसे एनालॉगसली सारा चीज़ डिफाइन करने की कोशिश किया गया। सिमिलर टर्म्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे करके एनालॉगसली सारी चीज़ों को निकालने की कहा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, दे में आस्क यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन वो कभी नहीं पूछेंगे डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जैसे डिफाइन किया गया था, इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। समझ में? मतलब दोनों फील्ड में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों फील्ड में काफ़ी सिमिलरिटी है। बट फिर भी कितने भी पावरफुल मैग्नेट हो, आपको उसके पास जाने में डर नहीं लगता है। जबकि कोई हाई वोल्टेज है तो उसके पास जाने में डर लगता है। मतलब एक तो हजारस है, दूसरा हजारस नहीं है, मतलब दोनों में कुछ अंतर भी है। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द टू फील्ड्स एंड व्हाट इज द डिसिमिलरिटी, और इससे हमें पूरा चैप्टर का फंडा आगे बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है ये पहले समझ लेंगे, तो एनालॉगसली सारा चीज डिफाइन करने में आपको आसान होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलरिटी क्या है? पहले बात करते हैं सोर्स का।
कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन द टू फील्ड्स, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रहेगा तो सारा चीज समझने में आपको आसान होगा। इसे समझने की कोशिश करना। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो चीजें समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो सोर्स था वो क्या था? चार्ज, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कौन है? पोल्स। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, पोल्स को हम लोग M से डिनोट करेंगे। समझने वाली बात है, कोई डायरेक्ट कुछ नहीं है। जो जो स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस स्टेटमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, पहले समझ लो। तो यहां पर भी आपको मिलेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल किसको कहते हैं? साउथ पोल किसको कहते हैं? कोई बाहर मैग्नेट को झुला के रखो तो आप देखोगे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह जाता है अलाइन होके। जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ की तरफ इंडिकेट करता है उसको साउथ पोल कहते हैं। सिंपल है। कोई मैग्नेट को झुला दो, अब देखोगे ऐसे कैसे रहेगा, ईस्ट वेस्ट होके नहीं रहेगा, इट विल लाई अराउंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा उसको कहेंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा उसको कहेंगे साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। इसमें चार्ज होता है, यूनिट होता है कूलम्ब, तो इसमें होता है वेबर। बाद में हम लोग दूसरा यूनिट भी देख लेंगे जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। क्या समझ में आया? The source of electrostatic field is a static charge. The source of a magnetostatic field is a pole, maybe a north pole, maybe a south pole. अब positive charge is analogous to north pole, negative charge is analogous to south pole. Positive charge का analogous कौन है? North pole है. Plus Q is for north pole, minus Q is for south pole. कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई चीज डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करते थे? आप कहोगे हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए +1 कूलम चार्ज लोकेटेड एट दैट पॉइंट। अभी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो हम कहेंगे इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए 1 वेबर नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। चीजें समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस है नॉर्थ पोल। तो अभी अगर कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब और भी पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है? ये हम लोग अभी पहला पॉइंट देखेंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो चैप्टर आसान लगेगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, जो कोई पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है और ऐसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड में होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज ये कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से निकलेगा आपको लग रहा है? नॉर्थ पोल से निकलेगा कि साउथ पोल से निकलेगा? नॉर्थ पोल से निकलेगा, एनालॉगस है ना। तो हम कहेंगे यहां से निकला, ऐसे करके आया, यहां पे आया। थ्रू एक्सटर्नल फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। फिगर से याद करने की कोशिश करो, क्यों स्टेटमेंट लिखवाएंगे। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम काट देते हैं, कोई मैग्नेट को 2 टुकड़ा कर देते हैं, ये था उसका नॉर्थ पोल, ये था उसका साउथ पोल, टुकड़े करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा साउथ पोल, यहाँ पर मिलेगा नॉर्थ पोल, फिर से चिपक जाते हैं। मतलब here at every layer there is a pair of north pole and south pole. In search of that, ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे कंटिन्यू करता है और ऐसे जाता है। यहां से निकलेगा तो ऐसे आएगा, इधर से पहुंचेगा लेकिन रुकेगा नहीं, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? नाउ यू कंसीडर दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेट। ड्रॉ कर सकते हो। दिखाना है कि फ्रॉम द नॉर्थ पोल निकल के आता है, एट द साउथ पोल अंदर जाता है, लेकिन
अंदर कंटिन्यू करता है, ठीक है। दूसरा हुआ, हियर यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता है इट इज d∅/ds and the flux passing per unit normal area। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज d∅/ds फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। क्या बात समझ में आया? अब यहाँ पर E कैसे था? E इज टैंजेंट टू द फ्लक्स। आज की क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर बन के आएंगे। टैंजेंट टू द फ्लक्स। सिमिलरली E क्या होगा? B क्या होगा? B इज टैंजेंट टू द फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ B इज टैंजेंट टू फ्लक्स। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता है, टैंजेंट टू द फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालना है, इट इज टैंजेंट टू द फ्लक्स, ऐसा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टैंजेंट टू द फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, टैंजेंट टू द फ्लक्स। क्या बातें समझ में आया? यस सर। यस। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, here is a term you define as permittivity, the nature of the medium which affects the flow of lines of flux given by epsilon 0 into epsilon r। अनलोगसली एक सिमिलर नेचर जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अफेक्ट करता है किसी मीडियम का, उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। कैसे लिखते हैं इसको? म्यू। क्या है उसका वैल्यू? μ0 इंटू μr। यहां पर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ठीक है। और यहां पर μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हेनरी क्या है सर? ये जैसे फराड था कैपेसिटेंस का यूनिट, हेनरी है इंडक्टेंस का यूनिट, बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल समझ में आया? यहाँ पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ये कह सकते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। तो म्यू आर को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। कोई नहीं पूछेगा, जैसे एप्सिलॉन आर क्या है, डेफिनेशन आता है, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा क्योंकि एनालॉगसली किया जा रहा है। रिलेटिव परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 था, इट इज 1 फॉर एयर। यहां पर भी म्यू आर का वैल्यू है 1 फॉर एयर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एयर एंड फॉर एयर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये सर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना अट्रैक्ट होता है, ना रिपेल होता है, ना उसमें कोई मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, कुछ नहीं होता है, लकड़ी है, तो ये उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसके लिए म्यू आर इज 1। एयर के लिए भी होता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। आन लोगों से देखो सारी चीजों को। फिर क्या?
फिर हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5। यहां पर कूलम्ब्स लॉ है, कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज Q1 Q2 by R स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है K। सिमिलरली फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, 16th सेंचुरी में कूलम्ब्स लॉ निकला, 1815 में मैग्नेट्स निकले, मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कवर किया गया। फिर भी फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स को क्या कहते हैं मालूम है? कूलम्ब्स लॉ फॉर फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, मतलब फोर्स सिमिलर टू द प्रीवियस है, सिमिलर टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस है। क्या फॉर्मूला है? K इंटू पोल स्ट्रेंथ M1 M2 बाई R स्क्वायर। अगर दो पोल के बीच में डिस्टेंस R है तो उनके बीच में फोर्स K M1 M2 बाई R स्क्वायर होगा। लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक पोल्स अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन। ये जो K था, क्या था ये? इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर जो K था, बस ये थोड़ा सा अलग है, म्यू बाई 4 पाई है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी फॉर्मूला को मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, चार्ज की जगह पोल लिखो, और बस जहां पर एप्सिलॉन था वहां पर 1/म्यू लिख दो, 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू लिख दो, हो गया फॉर्मूला। इसका वैल्यू होता था 9 × 10⁻⁹, इसका वैल्यू होगा 10⁻⁻⁷। आई एम टॉकिंग अबाउट द MKS यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट सिस्टम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला अगर आप जानते हो, उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज करना चाहते हो, तो बस Q के जगह M लिखना है, पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल लिखना है, जहां पर 1/एप्सिलॉन लिखा था वहां पर म्यू लिख दो, सारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी डेंसिटी, हम लोग थोड़ी दिन पहले पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, कैपेसिटेंस चैप्टर में। एनर्जी डेंसिटी मैं नहीं लिख रहा हूं, खाली बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होगा बताओ? अनलोगसली हाफ E के जगह क्या लिखेंगे? B स्क्वायर, एप्सिलॉन की जगह 1/म्यू, सो हाफ B स्क्वायर बाई म्यू, मिल गया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली वही करना है। डाइपोल्स भी आएंगे, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है जैसे था, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला वही 100% सेम, बस 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू लिखना होता है। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आया दूसरा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट वाज फोर्स ऑन E at point P is force on a +1 coulomb charge at P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन, हाँ बोलिए क्या होगा? कैन यू गेस? फोर्स ऑन ए 1 कूलम्ब, कूलम्ब का एनालॉगस क्या था? वेबर था। फोर्स ऑन ए 1 वेबर नॉर्थ पोल, और 1 वेबर नॉर्थ पोल एट P। क्या बातें समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? ये जरा जोरदार ये आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ये देखा, इसको समझ में आया। मेरा कहने का मतलब है, इफ यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट चैप्टर आपको आसान लगना चाहिए, कंपैरेटिवली आसान ही है अगर अनलोगसली सोचोगे। और इसका यूनिट क्या बनता था भाई? इसका यूनिट क्या बनता था? इट वाज न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर वेबर, जिसको अदरवाइज कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला। समझ में आया? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में मैं एनालॉजी बता रहा हूं, सिमिलरिटी दोनों के बीच में। अगर यहां पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स आता था EQ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और कोई माइनस क्यू चार्ज है तो उसके ऊपर भी आता था EQ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हियर यू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रख दोगे, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ है M, ये साउथ पोल है, पोल स्ट्रेंथ है M, तो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या B इंटू M, साउथ पोल के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड B इंटू M। क्या बातें समझ में आ रहा है ना? अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q और माइनस Q का, हम कहते थे दे विल कंस्टिट्यूट ए डाइपोल मोमेंट जिसका वैल्यू होता है Q इंटू, ये डिस्टेंस अगर L है तो हम कहेंगे Q इंटू L। डायरेक्शन होता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ है M, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट इज M इंटू L अगर ये डिस्टेंस L है। डायरेक्शन क्या होगा? क्या आप गेस करके बता सकते हो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा? ये डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा। कितना आसान है। Analogously everything is defined. Not only that, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हम मैग्नेटिज्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं टेकिंग सुइटेबल एग्जांपल्स। जैसे डाइपोल के लिए होता था P बाय 2 पाई एप्सिलॉन R क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड पोजीशन, है ना, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में P बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। बस जैसे जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लिखो मत। कोई डाइपोल है, इसका एंड ऑन पोजीशन में R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कितना था? इट वाज P बाय 2 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। सिमिलरली कोई मैग्नेट है, उसके लिए क्या बन जाएगा? P के जगह M बाय 2 पाई R क्यूब तो रहेगा, 1 बाई एप्सिलॉन की जगह म्यू लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे? म्यू M बाय 2 पाई R क्यूब। आर यू गेटिंग? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, कोई पूछेगा नहीं, सिलेबस से निकाल दिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या मालूम ये सिलेबस से चीजों को क्यों निकालते हैं, ये समझ में नहीं आता। कुछ खतरनाक विदेशी ताकत हमारे एनसीईआरटी वालों के पीछे पड़ा है, जो कोर्स को धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बातें समझ में आया? इतनी सारी सिमिलैरिटी होने के बाद ये दोनों फील्ड डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जाने में डर लगता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जाने में हमको डर नहीं लगता, जबकि उसका इम्पैक्ट रहता है बॉडी के ऊपर। तो दोनों में अंतर क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ठीक है। नाउ लेट अस सी डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Differences between electrostatic field and magnetic field डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। Let us try to understand the difference. क्या डिफरेंस है? दोनों में अंतर क्या है? असलियत में तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों अलग नहीं, एक ही है, एक ही, हाँ दोनों एक ही है। कोई चार्ज को मूव करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई मैग्नेट को मूव करवाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स सेपरेटली नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विच इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड देयर मोशंस आल्सो।
कोई मैग्नेट को मूव करवाएंगे इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई चार्ज को मूव करवाएंगे इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा? तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस कि आपको आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल। ये बड़ी काम की चीज है। इसमें से कुछ 1 मार्क वाला क्वेश्चन आपके लिए निकलेगा। आपको सिर्फ प्लस 2 कूलम का चार्ज चाहिए, मिल जाएगा। 3 कूलम का चार्ज चाहिए, मिल जाएगा। आइसोलेटेड चार्ज मिल जाएगा। -5 कूलम का चार्ज, हाँ मिल जाएगा। किसी से +5 कूलम निकाल के दूर ले लो, ये -5 कूलम का हो गया। बट आइसोलेटेड पोल्स, आइसोलेटेड पोल्स को अदरवाइज कहते हैं मोनोपोल्स, आर नॉट अवेलेबल। आपको सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए, नहीं मिलेगा। जहां भी नॉर्थ पोल मिलेगा साथ में साउथ पोल फ्री, साउथ पोल मिलेगा नॉर्थ पोल फ्री। सिर्फ नॉर्थ पोल लेके आओ, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल आपको मिलेगा पेयर में, सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिल सकता। बट आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। लेट अस सी व्हाट मेक्स ए डिफरेंस। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? एक्सक्यूज मी हाँ बोल। सर, वहां पे जैसे एक केस में प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते थे, यहाँ ऐसा हो सकता है क्या नॉर्थ पोल में? प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आइसोलेटेड चार्जेस थे, यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल रहेगा ही। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ जो भी हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नोट, दैट इज, बात कर रहे हैं डिफरेंस का। आइसोलेटेड पोल्स नहीं मिलते हैं, जबकि आइसोलेटेड चार्जेस मिल जाते हैं। इससे डिफरेंस ये हुआ कि जो आपके लाइंस ऑफ फ्लक्स थे, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होते थे, ऐसे जाते थे, यहाँ खत्म हो जाते थे, एक जगह से जाते थे दूसरी जगह खत्म हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल्स मिले, क्योंकि पेयर में मिला, तो नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल पे गया ऐसे, और अंदर ही अंदर कंप्लीट कर गया। सो यू फाइंड द डिफरेंस। क्या डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो लाइंस ऑफ फ्लक्स है दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, एक जगह से शुरू हुए दूसरी जगह पे खत्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइंस ऑफ फ्लक्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। लाइंस ऑफ फ्लक्स नेवर एवर फॉर्म क्लोज लूप। जबकि मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको मिलेगा लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। देखो, एक से दूसरा अंतर आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हरदम क्लोज लूप बनाते हैं। जहां से शुरू होगा घूम फिर के वहीं पे वापस आएगा। क्या बात पकड़ में आ रहा है? इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत कुछ फर्क पड़ा। चलो देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। देखेंगे कि इससे फर्क पड़ रहा है ऐसे, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। क्योंकि लाइंस ऑफ फ्लक्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे खत्म हो रहे हैं, हमारे पास एक लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ। द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, फाई नेट, नेट फ्लक्स coming out of any closed surface is q by epsilon 0। ऐसे हम लोग पढ़े।
नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज Q by एप्सिलॉन 0। और ये कौन सा लॉ था? लॉ का नाम याद है कि भूल गए साइंटिस्ट को? गॉस लॉ। अब नेट फ्लक्स कमिंग आउट का मतलब क्या था? इट वाज नथिंग बट द फ्लक्स गोइंग आउट माइनस फ्लक्स गोइंग इन। ये जो सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना घुस रहा है, फ्लक्स गोइंग आउट माइनस फ्लक्स गोइंग इन। लेकिन इसमें देखो तो ये हुआ हमारा मैग्नेट, ये हुआ उसका नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल, लाइन से फ्लक्स निकले, ऐसे आए, अपना रास्ता कंप्लीट किए, यहाँ से निकले, ऐसे आए, अपना रास्ता कंप्लीट किए, दे आर ऑल फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। ऐसे अभी अगर आप कोई भी एक क्लोज सरफेस लेते हो, जैसे इसमें लिए थे, सपोज आई कंसिडर ए क्लोज सरफेस लाइक दिस, व्हाट यू नोटिस, जितना फ्लक्स इसके अंदर घुस रहा है यहाँ पे, उतना ही तो निकल रहा है कि नहीं? सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस? 0। तो आप कहोगे फाइनाइट नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज 0। कितना इंपोर्टेंट है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? 0। तो जो चीजें समझ में आया उसको थोड़ा मैथमेटिकल लिखेंगे। दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। ये ऐसा था, लेट अस राइट मैथमेटिकली। क्या मैथमेटिकली लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस कैसे लिखते थे भैया? E डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिखते थे हम लोग। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। हाँ देखो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते, जगह लेना है। यस 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 यस। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज गिवन बाय E डॉट ds का इंटीग्रेशन दैट इज Q बाय एप्सिलॉन 0। जबकि यहाँ पर नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस कितना है? 0 है। मतलब E डॉट ds था, E था d phi by ds into ds gives you the flux coming out. So E dot ds था small flux coming out, total flux coming out was Q by epsilon 0। एनालॉग लेवल लिखेंगे B dot ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, ओवर एनी क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा? इट इज ऑलवेज 0 इन ए मैग्नेटिक फील्ड। B dot ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये देखो, बस मोनोपोल्स नहीं मिलते हैं, उससे कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पर गॉस लॉ था, यहाँ पर गॉस लॉ नहीं है। मतलब यहाँ पर गॉस लॉ को लेके हम लोग जितने सारे डिराइवेशंस किए थे और कंसेप्ट डेवलप किए थे, वो सारे इधर मैग्नेटिक फील्ड में नॉल एंड वॉइड हो गया, डिफरेंस शुरू हुआ। नाउ लेट अस गो फर्दर एंड सी और क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस कैसे आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स था पॉजिटिव चार्ज से निकल के वो नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता था और ऐसे जाता था। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो मान लो कि कुछ ऐसे था, ऐसे, और फिर यहाँ से निकल के ऐसे। और इन जनरल सिर्फ अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाऊंगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स वाज जस्ट ए क्लोज लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स वाज जस्ट ए क्लोज लूप। अब जानते हो कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है ई का डायरेक्शन को। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है? d phi by ds। मैग्नीट्यूड कितना है? d phi by ds। अभी कोई एक फ्लक्स के इक्विवेलेंट चार्ज को
सपोज मैं कोई एक प्लस क्यू कूलम चार्ज को ऐसे मूव करवाता हूँ, तो व्हेन आई मूव ए चार्ज लाइक दिस, वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को ऐसे मूव किया, कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज को ऐसे लिया, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं वापस लाया तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट। तो इसका मतलब एक बार ऐसे घूम के आने में जितना वर्क होता था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस आने में उतना वर्क होता था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप वाज इक्वल टू 0, है कि नहीं? द वर्क डन इन मूविंग a plus q coulomb charge in any closed loop is 0, किसको हम कहेंगे? In the electric field over a small displacement dl, the work done is E dot dl। 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो, और उसका इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज कॉन्टैक्ट वाज इक्वल टू 0। इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन मूविंग ए q कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ यू मूव ए नॉर्थ पोल, यहाँ पर प्लस क्यू लेते थे, यहाँ पर नॉर्थ पोल को मूव करवाएंगे। अगर हम किसी एक नॉर्थ पोल को अगर हम ऐसे मूव करवाते हैं, ये एक नॉर्थ पोल है, सपोज ये नॉर्थ पोल को मैं ऐसे मूव करवाता हूँ। अब ये नॉर्थ पोल को मैं पकड़ के ऐसे मूव करवाता हूँ, तो कंटिन्यूअसली वर्क विल बी डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे करके लाया तो कंटिन्यूअसली वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, कंटिन्यूअसली वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल थ्रू आउट द क्लोज लूप इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू 0, क्योंकि ये हरदम कैसे कर रहा है? ये क्लोज लूप में जा रहा है, हरदम ये मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा मूव करोगे तो वर्क इज डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग ए नॉर्थ पोल थ्रू आउट एनी क्लोज लूप इज नॉट नेसेसरली 0। हम ये नहीं कहेंगे कि 0 नहीं है, 0 होगा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 0 हो भी सकता है। मान लो कि किसी एक रीजन में, मैं बता रहा हूँ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट रखा हुआ था और इस मैग्नेट का ये था एक फ्लक्स, यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ था, ये था नॉर्थ पोल, ये था नॉर्थ पोल, इसका फ्लक्स ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसका नॉर्थ पोल ऐसे आया। अगर आप किसी एक मैग्नेट को पकड़ के किसी एक मैग्नेट को पकड़ के नॉर्थ पोल को इस लाइन में मूव करवाओगे, ऐसे 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 लेके आओगे, वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ले जाओगे, वर्क इज डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल वर्क डन हो जाएगा 0। If you choose a suitable path like this, suppose you choose a path like this, तो आप कहोगे वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल थ्रू आउट दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं कहूंगा कि 0 नहीं होता है, लेकिन 0 होगा कोई जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ पे हर वक्त 0 है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट इज ऑलवेज 0। क्या बात समझ में आया? Yes. तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल सर, वो दो मैग्नेट के बीच में वो क्लोज लूप कैसे हुआ? अरे लूप हुआ, किस लूप का मतलब हुआ मैं किस रास्ते में ले रहा हूँ, मैं इस रास्ते में मूव करवाया। फ्लक्स कैसा है बात अलग है, मैं कैसे ले रहा हूँ। सपोज आई चूज ए पाथ लाइक दिस, है ना, तो ये वर्क डन कितना होगा इस पाथ में? 0 हो जाएगा। यहाँ पर C क्या है? C इज ए क्लोज्ड लूप। मैं नहीं बोला फ्लक्स, कोई क्लोज्ड पाथ, समझ में आ रहा ना? C क्या है? क्लोज्ड पाथ। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल इन एनी क्लोज्ड लूप in a magnetic field is not necessarily 0, not necessarily 0 होगा कोई जरूरी नहीं है, is not necessarily 0।
यहाँ पर E डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज 0। किसी भी क्लोज पाथ में एक बार जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पेन को मैं कैसे भी रास्ता में मूव करवाऊं, फिर से वापस अगर अपनी जगह ले आऊंगा, वार्डन बाई ग्रेविटी 0। बट यहाँ पे वार्डन 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज नॉट नेसेसरी। डोंट राइट कि नॉट 0, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कितना होगा, उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। एक लॉ आएगा सामने जिसको हम कहेंगे एम्पियर्स लॉ, उसको अदरवाइज कहते हैं वार्क लॉ, ठीक है। B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। क्या बातें समझ में आया? अब कोई एक फील्ड में अगर कोई एक पार्टिकल को एक बार क्लोज लूप में मूव करवाने से वार्डन 0 होता है, वो फील्ड को आप क्या कहते हो? कंजर्वेटिव फील्ड की नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया कंजर्वेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीजिए कंजर्वेटिव फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। क्या बातें समझ में आ रहा है? आप कहोगे ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव है, फील्ड इज कंजर्वेटिव। देखो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है एक ही फील्ड से। फील्ड इज कंजर्वेटिव, जबकि ये इधर लिखेंगे फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? सपोज यू डिफाइन द वार्डन इन मूविंग अ बॉडी। कंजर्वेटिव फील्ड में इट डिपेंड्स कि कहां से कहां पर जा रहा है, कौन से रास्ते में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में द वार्डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, कौन से रास्ते में लेके गया। जब आप पोटेंशियल डिफाइन करते थे, हाउ यू डिफाइन? इट इज अ वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ। किसी भी रास्ते में लाओ, लेकिन किसी भी रास्ते में लाने से तो पोटेंशियल तो अलग अलग हो जाएगा। मैग्नेटिज्म केस में, मैग्नेटिज्म केस में पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे जो टर्म्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। मैग्नेटिक पोटेंशियल करके कोई टर्म आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें पढ़ रहे थे, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलने वाला। आधा हिस्सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो पहले क्या था, चार्ज एंड फोर्स एंड फील्ड ऐसे कुछ था, चार्ज एंड फील्ड ऐसे कुछ था। दूसरा पार्ट था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा वाला पार्ट गायब। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट था, एक पार्ट गायब हो गया। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, ऐसा फील्ड में ये डिफाइंड है। जबकि मैग्नेटिज्म में आपको ऐसे चीजें नहीं मिलने वाले हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट डिफाइंड, आपको पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक पोटेंशियल करके कुछ नहीं मिलेगा। हो गया ना अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल था, फील्ड था, इसमें पोटेंशियल नहीं है। इसमें एनर्जी है, बट दैट एनर्जी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर, हर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। दैट एनर्जी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी चीजें डिफाइंड नहीं है। क्या आपको दोनों के बीच में सिमिलरिटी और उनका डिफरेंसेस समझ में आया? यस सर। यस। अब चीजों को समझने में आपको आसान लगेगा। नाउ वी एंटर टू आवर टॉपिक। क्या था टॉपिक? था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। In fact, magnetic effect is not only exhibited by current, magnetic field is exhibited by a moving charge. में भी कोई आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रहा है या फिर किसी एक वायर के अंदर चार्ज दौड़ रहा है, they will create magnetic field. So magnetic field is produced by moving charges. आपको कि परमानेंट मैग्नेट की केस में भी वही होता है। आप देखोगे ये हो गया परमानेंट मैग्नेट,
इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। जो परमानेंट मैग्नेट की केस में भी मैग्नेटिक इफेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय और एग्जिबिटेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, पहला चीज हुआ। ए मूविंग चार्ज produces magnetic field। चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अकेला चार्ज मूव कर रहा है, मान लो कि इसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर चार्जेस आर रशिंग फ्रॉम दी वन प्लेट टू द अदर, इन दैट केस दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और किसी वायर के अंदर से जा रहा है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वायर के अंदर से जाता है तो हम इसको करंट कहते हैं। तो ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज व्हाट इज ए कार। बोर्ड में काफी बार आया है, ध्यान से सुन लेना। मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉल को फिक्स कर दिया गया है एंड दिस चार्ज बॉल इज बीइंग कैरिड बाय द कार, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। बहुत ज्यादा आगे हो गया ड्राइवर, चलो थोड़ा पीछे लेते हैं, आ जाओ इधर। अब इसके सामने स्टीयरिंग लगा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब गाड़ी कुछ स्पीड में जा रहा है। अब अगर ड्राइवर को पूछेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज बॉल, वो कहेगा 0। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर इज 0, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी बराबर है। तो ड्राइवर को कौन सा फील्ड का एहसास होगा, महसूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? द ड्राइवर विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कोई आदमी बगल में खड़े होकर देख रहा है बाहर, उसके लिए तो चार्ज बॉल मूव कर रहा है। दिस मैन विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड नॉट बाय द ड्राइवर बट द मैन ऑन रोड साइड। समझ में आया क्या? ये रोड साइड में जो आदमी खड़ा है, इसका नाम ए दे दो, इसके नाम बी दे दो। इफ ए चार्ज्ड बॉल is fixed in a moving car, the driver, लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि बोर्ड में आया है, does not experience, मूव कर रहा है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला क्योंकि उसको लग रहा है कि मूव नहीं कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू हिम मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। द ड्राइवर does not experience, the driver does not experience a magnetic field। A magnetic field। क्या बात समझ में आया? तो ड्राइवर को मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। द ड्राइवर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फील्ड। ये आदमी को इधर थोड़ा खड़ा कर दें, चाहे मर जाए कार के सामने मैग्नेटिक फील्ड देखने के बाद, ठीक है। हाँ, तो क्या लिख रहे थे? इफ ए चार्ज बॉल इज फिक्स्ड इनसाइड इन ए मूविंग कार, द ड्राइवर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी magnetic field, but man on roadside experiences magnetic field। बोर्ड में आया है आपकी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कार में अंदर रखा हुआ है, किसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? ड्राइवर को, आदमी जो बाहर है उसको, या दोनों को? आपको मूविंग चार्ज है, दोनों को मिलेगा? दोनों को नहीं मिलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर द चार्ज बॉल इज नॉट मूविंग, सो ही विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। आपका हक बनता है पूछना कि सर क्यों? अब क्यों किसी को मालूम नहीं है, भगवान की माया है।
That's why it is called a law. Law means something which cannot be proved and it can be verified. किसी एक चार्ज को मूव करवा लोगे किसी कॉम्पास के पास, मैग्नेटिक कॉम्पास के पास चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दो, आप देखोगे ये जो छोटा सा नीडल था मैग्नेटिक नीडल, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्ज। ऐसा होता है कि नहीं सर? हाँ बोलो। तो जो पर्सन बी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, खाली मैग्नेटिक फील्ड? अंदर वाले को खाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाहर वाले को दोनों मिलेगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था। द पर्सन इनसाइड विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले को चार्ज भी दिख रहा है उसको और ये भी मिल रहा है, मूव भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। ठीक है। The person outside will experience both electric and magnetic field. The person inside will experience only electric field. क्या बात समझ में आया? क्या मैग्नेटिज्म चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? हाँ कुछ तो लग रहा है सर, लेकिन क्या लग रहा है पता नहीं चल रहा है। ऐसा है क्या? क्या बोल रहा है? बोरिंग बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अभी तक समझ में आया क्या जितना मैं समझाया? पूरा समझ में आया बढ़िया से? ठीक। तो फिर आता है बायर-सावर्ट्स लॉ। बायर-सावर्ट लॉ आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज और दूसरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट। तो पहले मूविंग चार्ज वाला देखते हैं। लॉ का स्टेटमेंट याद रखना। द मैग्नेटिक फील्ड produced by a plus q coulomb charge moving with velocity v at any point P is given by law है भाई, you cannot prove, जो बोला गया है मानना है, is P equal to mu q v cross r by 4 pi r cube। ये वेक्टर है। कोई एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज कुछ भी वेलोसिटी में जा रहा है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यहां से कुछ आर डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है P, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R, तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू क्यू भी क्रॉस R बाई 4 पाई R क्यूब। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। R क्या है? R is position vector of point P with respect to charge। ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to charge हो गया R। तो फिर से बताता हूँ, कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज ऐसे जा रहा है इधर को, उसके लिए यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू क्यू वी क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यूब। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज, मतलब ये वेक्टर को आर वेक्टर कहेंगे। ये हो गया बायर-सावर्ट लॉ। क्या समझ में आता है इसमें से? पहला चीज समझ में आया, द
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू क्यू भी, देखो तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो म्यू क्यू भी आर साइन थीटा। थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन भी एंड आर। कौन सा एंगल भाई? ये एंगल थीटा, भी और आर के बीच में। तो ये बन जाएगा म्यू क्यू भी आर साइन थीटा बाय 4 पाई आर क्यूब। ऊपर का आर नीचे का एक आर को खा जाएगा, मिलेगा म्यू क्यू भी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन भी एंड आर। ठीक है ना? डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर, हाँ यूनिट क्या है? यूनिट इज टेस्ला। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, दिस मच टेस्ला इफ एवरीथिंग इज इन एमके सिस्टम, दिस मच टेस्ला। क्यू इज इन कूलम, भी इज इन मीटर पर सेकेंड, है ना? तो हम कहेंगे ये टेस्ला में आएगा। आर इज इन मीटर, सब कुछ एमके सिस्टम में है, तो ये बनेगा टेस्ला, दिस मच टेस्ला। तो ये फॉर्मूला आपको रट के याद रखना पड़ेगा। दे विल डायरेक्टली आस्क यू द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज बाय बायट-सवर्ट्स लॉ। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये काफी बार फॉर्मूला ही पूछा जाता है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ बी। अब देखो बी क्या है? इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आर। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, और ए क्रॉस बी ए को भी परपेंडिकुलर होता है, बी को भी परपेंडिकुलर होता है। तो आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू वी एंड आर, दैट इज perpendicular to plane of V and R। V और R का प्लेन को परपेंडिकुलर है। V and R का प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज ये इधर जा रहा था, और हम किसी ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे। V को भी परपेंडिकुलर, R को भी परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। लेकिन उतना काफी नहीं है बताना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मतलब इनवर्ड भी तो हो सकता है, आउटवर्ड भी तो हो सकता है। क्या है एग्जैक्ट डायरेक्शन? एग्जैक्ट डायरेक्शन जानने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स लगा सकते हो। V क्रॉस R, V क्रॉस R बना के आप कर सकते हो। जैसे ये B है, ये R है, you know how to find the direction of A cross B. If right hand fist is closed with thumb being open, if your fingers indicate the direction from head direction of A to head direction of B through the smaller angle between A and B, thumb indicates the direction of A cross B. V cross R का डायरेक्शन देखो, ये B ऐसा है, मैं हाथ को ऐसे रखता हूँ, मेरी उंगलियां V से R की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं थ्रू दिस स्मॉलर एंगल बिटवीन V एंड R, तो मेरा थंब अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा। लेकिन बड़ा टेढ़ा है, ऐसा यूज करके निकाला हम लोग। इसके लिए कोई आसान तरीका भी देखेंगे। कोई आपको नहीं पूछेगा हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म। आपके यूज के लिए हमें डायरेक्शन का आसान तरीका लेना है, कैसे निकालेंगे। बस हमें इतना पता चल गया है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V को और R को दोनों को परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, बोर्ड को परपेंडिकुलर होगा। बस हमारा कंफ्यूजन ये है कि अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो जानने के लिए हम लोग एक रूल ले लेंगे, बीट नंबर 3। क्या कहता है ये? राइट हैंड फिस्ट रूल। राइट हैंड फिस्ट रूल, फिस्ट मतलब मुट्ठी। ठीक है,
when right hand fist is closed with thumb being open, क्या हुआ इस लड़के का? क्यों इधर उधर हाथ डाल रहा है? क्या हुआ उसका? तेरे पास जो बैठा है लड़का ब्लैक ड्रेस वाला, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ? दांत दिखा रहा है जैसे नया निकला है। देखो देखो मेरा दांत निकल गया है। हाँ, when right hand fist is closed with thumb being open, मैं पक्का बता सकता हूँ, उसको समझ में नहीं आएगा। अभी पूछ के देखूं, प्रूफ कर दूं, प्रूफ कर देता हूँ, उसको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा क्योंकि दांत दिखा रहा है, नया निकला है। अभी झपक के वो कौन है? वो मीनाक्षी सिसोदिया की कौन है? झपक के आएगा, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? पूछेगा उसको, दिखा रहे हो। When right hand fist is closed with thumb being open, if the thumb indicates direction of velocity of positive charge, then other fingers indicate direction of magnetic flux around it. समझ लो, स्टेटमेंट को समझा देते हैं। कोई आपको पूछेगा नहीं तो रट्टा नहीं मारना है, खाली समझना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम ऑन डायरेक्शन ओनली, तो आपको समझना है। क्या कहता है? कोई अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M, ये पॉइंट में, एंड समथिंग लाइक एट दिस पॉइंट N, ये पॉइंट। यू आर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M एंड एट N। कहता है कि क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, तो आपकी राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करिए, थंब को खुला रखिए। लेट योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है थंब की डायरेक्शन में, तो अदर फिंगर्स कैसा है? सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, थंब को आप उस डायरेक्शन में रख दिए, तो हाउ द अदर फिंगर्स आर मूविंग? दे आर मूविंग लाइक दिस। मतलब जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। समझ में आया क्या? दे आर ऑल मूविंग लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, अगेन आई एम क्लोजिंग फिस्ट, थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रहे पॉजिटिव चार्ज का, तो फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके फिंगर्स सर्कुलेट करने की कोशिश करें। मतलब अगर फ्लक्स ऐसे ऐसे जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे, टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हर जगह अलग अलग होगा। सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हमारा कंफ्यूजन था कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। देखो मैं थंब को इसे रखा तो मेरा फिंगर्स यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इनवर्ड। एंड सेम फिंगर्स ये इसके इधर से घूम के इधर से बाहर निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बनेगा। क्या बात समझ में आया? ये समझ में आया तो बताओ। सपोज कोई प्लस क्यू कूलम का चार्ज इधर जा रहा है, ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? सोचो सर। ऊपर क्या होगा? ऊपर इनवर्ड कि आउटवर्ड? अपवर्ड होगा, आउटवर्ड। देखा, ये फिंगर्स यहाँ पे घुस रहे हैं, तो
ये जोन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, जबकि ये जोन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। क्या बात समझ में आया? ये रीजियन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है, जबकि ये रीजियन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो रहा है। कहाँ पे? खाली यहाँ पे नहीं, पूरा यहाँ पे हर जगह आउटवर्ड, यहाँ पे हर जगह इनवर्ड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब देखते हैं, किसी दूसरे को पूछते हैं। सपोजिंग मैं कहूं कि यहाँ पे कोई माइनस क्यू कूलम का चार्ज कुछ इधर जा रहा है, मुझे पता करना है कि यहाँ पर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज होता तो मेरे फिंगर्स तो अंदर जा रहे हैं तो इनवर्ड होता, लेकिन ये है नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आउटवर्ड होगा। क्या बात समझ में आया? यस। तो कोई भी केस में आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो, है कि नहीं? पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप बता सकते हो। ना आपकी बारी है, कुछ लोगों को पूछूंगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा हाथ उठाए तो रुको, मैं प्रूव करना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया। हाँ, अरे नहीं, यस, हाथ उठाया थोड़ा, कितने लोगों को समझ में आया। चलो शुरू करेंगे कृष्णा से। सर मेरे पीछे क्यों पड़े? अरे नहीं, कृष्णा तो सबको प्यारा है, तो कृष्णा से शुरू होता है। कृष्णा बताओ, इफ ए प्लस क्यू कूलम चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड लाइक दिस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड की आउटवर्ड? राइट हैंड, डोंट यूज लेफ्ट हैंड। हाँ, जिज्ञासा बताइए। देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले राइट हैंड फिस्ट को क्लोज किया, थंब को लाया, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फिंगर्स यहां से घुस रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं, सो इट इज आउटवर्ड, और ऑब्वियसली यहां पर इनवर्ड हुआ। समझ में आया? समझ में? यस। अब गोलोक की बारी। गोलोक, कोई माइनस क्यू कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। यस, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अंदर की तरफ होता, इनवर्ड होता है नेगेटिव चार्ज, सो इट विल बी आउटवर्ड। वेरी गुड। तो चीजें आपको समझ में आने लगा है, ठीक है ना? लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अगर हम कहेंगे यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहा है, एक प्लस क्यू इज मूविंग इनवर्ड, a plus q charge is moving with a velocity inward, velocity is inward, प्लस क्यू चार्ज बोर्ड के अंदर घुस रहा है ना? उसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों तरफ बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। देखो, ये ऐसा हुआ तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, सो इसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे वो ऐसे होंगे। बस उतना ही पूछा जाएगा बोर्ड में। ए पॉजिटिव चार्ज इज एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर? आपको होगी इट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है? बता देते हो कुछ भी पूछने से। अब थोड़ा टेढ़ा करके पूछते हैं। अब सपोज कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, और आपको पूछा गया बताओ इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? अब तो फंसे।
ना ये इधर है ना वो उधर है, वो तो पूरा लाइन पे है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? पता तो नहीं चल रहा है। हमारा जो फिश रूल है फेल कर गया, फेल नहीं किया। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे भैया तो क्या करेंगे सोचो। हमें पहले आर लिखना पड़ेगा, आर होगा ये, और पी पॉइंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट में दैट इज गिवन बाय म्यू क्यू वी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई बताएगा इस केस में थीटा कितना है? एंगल बिटवीन वी एंड आर क्या है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0। अगर ये 0 है तो डायरेक्शन जानने की क्या जरूरत है? दैट मींस along the line of motion at every point the magnetic field is 0। ये हो गया चौथा फैक्ट जो हमें याद रखना है। फैक्ट नंबर 4, the magnetic field at any point along line of motion of a charge is 0। क्या बातें समझ में आया? यस। अब इसके ऊपर बनते हैं क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं? A charge of 20 microcoulomb moves with a velocity 50 centimeter per second towards positive y-axis when it passes through origin. Find magnetic field vector at 3 मीटर, 4 मीटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, चीजें कुछ नहीं है, आसान है। यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस है और x एक्सिस है। कोई चार्ज पार्टिकल जब ओरिजिन से होते हुए जा रहा है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, पूछा है कोई एक पॉइंट है 3,4 किसमें मीटर में दिया है कोऑर्डिनेट्स में, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? P पॉइंट में। फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू क्यू वी क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यू और म्यू क्यू वी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। Either way you can find out, लेकिन म्यू क्यू भी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो फिर डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, इन दिस डायरेक्शन दैट डायरेक्शन। अभी बेहतर होगा कि हम सीधे सीधे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में P इज म्यू बाई 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है, ये है वेक्टर, सब कुछ लिखते हैं। वेलोसिटी दिया गया है कितना? वेलोसिटी दिया गया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर। 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, मतलब इट इज 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सबको ऐसा ही बना रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट्स में। आर कितना है देखो तो, आर इज ये डिस्टेंस कितना है, ये 3-4 है, ये क्यू है, तो डिस्टेंस हो जाएगा
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ 3 4, डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम ओरिजिन 3 माइनस 0 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर रूट ओवर, सो इट इज 5। 0 कैसे लिख दिया, 5 मीटर। आर वेक्टर क्या है, आर इज ए वेक्टर, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न कहाँ है, यहाँ है, ओरिजिन से इसका पॉइंट, तो 3i के प्लस 4j के, हाँ सब कुछ तो मिल गया। और वैसे भी मालूम है कि म्यू बाई 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7। सर 1.1 into 10 to the power -7 होगा, 3 मीटर में होगा। चलो 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 देखते हैं बेटा, देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कैलकुलेट करने लगे हो, बढ़िया। तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई और Q सबको रख दो, बाद में वैल्यू डालेंगे। V क्रॉस R, V इज टुवर्ड्स y एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी 0.5 j के क्रॉस R 3i के प्लस 4j के बाई R क्यूब, ये 4 पाई R क्यूब था, एक्सक्यूज मी। हाँ कुछ लोग डर गए हार्ट अटैक कर जाएगा, क्या करें, तो ये 0.5 j के क्रॉस 3i के प्लस 4j के, तो इसमें क्या होगा, म्यू क्यू बाई 4 पाई R क्यूब का वैल्यू डालेंगे, रुको पहले मल्टीप्लाई तो कर दें, 0.5 j के 3i के 0.5 इंटू 3 हो गया 1.5 j क्रॉस i। क्या आपको ij का वाला तरीका मालूम है, i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है, j क्रॉस i तो माइनस के, सो इट इज माइनस k के, j क्रॉस j वो होता है 0। मिल गया, बाकी सबका वैल्यू डालो। म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू था 10 टू द पावर -7, r क्यूब, r क्या था 5, 5 का क्यूब, q क्या था 20 इंटू 10 पावर -6। यस, अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम लिख सकते हैं इट इज 20 बाई 125, 20 बाई 125 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू -1.5 के। बाकी का काम मैथमेटिक्स है, आप लोग कर सकते हो। व्हाई शुड आई स्क्रैच माय हेड टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो डायरेक्शन क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्या बात समझ में आया, 8 में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 160, 0.16 इंटू 1.5 माइनस 0.16 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर -13 के माइनस है। क्या चीजें समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। n number of electrons are moving in a circle of radius r. Find magnetic field at center of circle. n number of electrons are moving in a circle of radius r. n ठो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, हाँ। स्पीड ऑफ each electron is v दिया है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड में जा रहा है, ये भी जा रहा है v में, ये भी जा रहा है v में, हर एक घूम रहे हैं v स्पीड में।
n2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालते हैं। लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, नेगेटिव चार्ज है। ये अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस कौन से डायरेक्शन में होगा? रवि के पास बगल में जो लड़का बैठा है बोलेगा, बोल। राहुल हो ना? राहुल। हाँ राहुल, बोल। कौन से डायरेक्शन में होगा बेटा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड्स। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इनवर्ट होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड होगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आउटवर्ड हुआ, तेरा कहानी खत्म नहीं हुआ। इधर देख, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स। तो पहले सेट कर ले, इनवर्ट की आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इनवर्ट होता, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए आउटवर्ड होगा। मतलब इसके लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड, सबके लिए आउटवर्ड। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंटर आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय all electrons is in same direction at the center। ठीक है, तो एक का निकालो, n टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए जितना हो रहा है, इसके लिए उतना हो रहा है, उसके लिए उतना है, सबके लिए बराबर हो रहा है। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये तो फॉर्मूला है, क्या है? U Q V साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? म्यू Q की जगह E V साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? व्हाट इज थीटा फॉर दिस इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज थीटा? जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, थीटा क्या था? किसके बीच? हाँ, किसके बीच में एंगल था थीटा? V और R के बीच में। अब यहाँ पर जो R है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो R कुछ ऐसा हुआ, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो आप कहोगे म्यू क्यू वी साइन 90 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया म्यू ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन्स। mu 0 n e v by 4 Yes, due to n electrons आपको मिलेगा B is net magnetic field is mu n e v by 4 pi r square। क्या बातें समझ में आ रहा है? yes sir कहाँ से स्टार्ट किया और हम लोग कहाँ तक आ गए धीरे धीरे? आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, एन इलेक्ट्रॉन, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रोजेक्टेड vertically up, find direction of magnetic field to the east of electron। इलेक्ट्रॉन की ईस्ट को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बता दोगे तो लगेगा कि मैं ठीक ठाक पढ़ा है। टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ, कोई बोल रहा है टुवर्ड्स साउथ। एनी अदर आंसर?
टुवर्ड साउथ सर। टुवर्ड साउथ आया। देखो भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड फेंका गया। कुछ लोग तो अपवर्ड मतलब नॉर्थ की तरफ फेंक देते हैं, अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अपवर्ड फेंका गया मतलब ए से बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, अब ऊपर की तरफ फेंके तो यहाँ पर इधर को ईस्ट है, इधर को वेस्ट है, इधर को नॉर्थ है, इधर को साउथ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लॉकवाइज होते, लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लॉकवाइज होते। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर आता तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लॉकवाइज होते, लेकिन है ये इलेक्ट्रॉन तो लाइन्स ऑफ सॉरी बाहर निकलते तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैसे होते, एंटी क्लॉकवाइज होते, क्योंकि देखो मेरा फिंगर से ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते। लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लॉकवाइज होगा। अगर लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लॉकवाइज हुआ टू द नॉर्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन the magnetic field will be something in this direction, to the east of electron it is in this direction, to the south of electron it will be in this direction, to the west of electron it will be like this. तो to the east of the electron the magnetic field किधर को हुआ, B is towards south, correct, directed towards south। देखो बोर्ड में आया है, क्वेश्चन तुम लोग बना दिए। क्या बात समझ में आया? आखिरी क्वेश्चन है। हाँ ये आखिरी बट वन था। यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है जो इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, यहाँ पर एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है ये भी इधर जा रहा है वेलोसिटी में। दूसरे केस में यहाँ पर एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, और यहाँ पर एक माइनस क्यू कूलम चार्ज है वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी में। और चौथा केस यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, और यहाँ पर एक माइनस क्यू कूलम चार्ज है जो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में। सो यू सी ऑल दिस केसेस, सारा केसेस को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ। हर एक केस में P is the midpoint, P is the midpoint, P is the midpoint। ये हुआ केस A, ये केस B, केस C। क्वेश्चन ये है कि कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज मैक्सिमम, इन विच केस सबसे ज्यादा है। कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज मैक्सिमम। मैं तीनों पॉइंट को दे रहा हूं, ये A हुआ, A, ये B है, ये C है। कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड कौन सा केस में इट इज मिनिमम एट पॉइंट P। चलिए सर ए में बी में मैक्सिमम, ए में क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम? ए में मिनिमम, बी में मैक्सिमम। अरे गोलक तो मेरा बी जीत लिया आज, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गोलक कितना मस्त सोचने लगा है। अच्छा तो ए में हो क्या रहा है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज के चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज के चलते बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। बी एट ए इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है? बी में, बी पॉइंट में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ, ये नेगेटिव है तो ये अंदर की तरफ होगा, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे Q के लिए पॉजिटिव चार्ज के चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसके लिए नेगेटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ होता, नेगेटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। इसके लिए अंदर की तरफ, इसके लिए बाहर की तरफ C पॉइंट में, तो यहाँ पर भी 0। B at point C is equal to 0 and B at point B is not equal to 0। मतलब सबसे ज्यादा B में और A और C दोनों में 0 है। क्या बातें समझ में आया? Yes। तो आज की सभा हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास पढ़ने वाले हैं द ब्रॉडर पार्ट ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट। छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर से चलते क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।